आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूं दुनिया भर के सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे यूक्रेन क्राइसिस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। इन दिनों यूक्रेन क्राइसिस ने पूरी दुनिया को इंस्टेबिलिटी के भंवर में डाल दिया है। आज कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड पॉलिटिक्स ग्लोबल समाज को किस तरफ लेकर जाने वाला है। लेकिन मोदी सरकार के पिछले 8 बरसों में इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने पूरी दुनिया में एक खास पहचान बनाई है। हमारी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ग्रोथ को पूरी दुनिया उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। तो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से आज दुनिया के बदले हुए हालात में भारत से दुनिया को क्या है उम्मीदें और कितनी इम्पैक्टफुल है हमारी फॉरेन पॉलिसी। इसी को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है 2 खास मेहमानों को, MPIDSA के मेंबर प्रोफेसर SD मुनि और फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री पिनाक रंजन चक्रवर्ती को। मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है आपसे कि जिस तरह से और ख़ास तौर पे रिसेंटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है, उसको आप किस तरह से आंकते हैं? क्या एनालिसिस है आपका, क्या आप सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, भारत का जो विदेश नीति है वो हमेशा ही एक संतुलित रहा है, बैलेंस जिसे हम कहते हैं। हमने हमेशा बैलेंस मेंटेन किया है काफ़ी सालों से, ये मतलब नई चीज़ नहीं है। तो आज भी हम उसी बैलेंस पे पूरी निर्भर करते हैं हमारी विदेश नीति पे। दुनिया बदल गई है, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, बदल गई है दुनिया। हमारी आर्थिक स्थिति भी अब बेहतर है, पर इसका असर जो हमारी विदेश नीति पे पड़ा है और दुनिया पे जो पड़ा है, ग्लोबल समाज पे जो पड़ा है, उसका एक रिकग्निशन है कि हमारी नीतियों पर लोगों को भरोसा है और हमारी नीति को वो बदलना तो चाहते हैं, कुछ प्रेशर भी आते हैं, पर हमने वो प्रेशर जो है हमने सहन कर लिया, क्योंकि आज हम उस स्थिति पर है कि जो हमारे ऊपर जो जिस तरह के प्रेशर पहले आते थे, अभी भी यूक्रेन के संदर्भ में आपने देखा होगा कि कई प्रेशर आए कि आप हमारी तरफ आ जाइए, पर हमने साइड लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वही बैलेंस की बात मैं कर रहा था कि हमने हमेशा एक बैलेंस मेंटेन किया है। हमारे दोस्त रशिया भी हैं, हमारे दोस्त USA भी हैं, यूरोप भी हैं, तो हमारे सबके साथ कारोबार है, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तो हम एक के साइड जाके क्यों हमारे दूसरे रिश्तों को बिगाड़े दूसरे के साथ। तो यही इसकी बुनियाद है कि हम सबके साथ रिश्ते रखना चाहते हैं और हम सबके साथ हमारी जो रिश्ते हैं उसको बनाए रखना चाहते हैं। अब आर्थिक हो या मिलिट्री हो, आपको पता है रशिया के साथ हमारे मिलिट्री में गहरे संबंध है, पर आर्थिक के विचार से वहाँ यूरोप और अमेरिका के साथ हमारे ज़्यादा संबंध है। तो ये हमको ये क्या कहते हैं, नेविगेशन करना पड़ता है हमारे इंटरेस्ट को बचाने के लिए। ये जो सारे जो हमारे इंटरेस्ट हैं, आर्थिक हो, मिलिट्री हो, सोसाइटल हो, कल्चरल हो, तो उसमें नेविगेशन करके हम एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि बैलेंस हम लोगों ने स्ट्राइक किया हुआ है, कोई साइड चूज़ नहीं की। ये पॉलिसी रही है, अमेरिका के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, और बेसिक एक बैलेंस जो है वो हमारी पॉलिसी का बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन क्राइसिस की अगर ख़ास तौर पे बात करें तो दुनिया की नज़रें हैं इंडिया पे, किस तरह से हम इस वक्त जो है वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन पे खरे उतर रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड की बात अगर करें तो आपको देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस में जब सबसे लास्ट में जब वो वोटिंग हुआ तो वर्ल्ड भी डिवाइडेड था कि, और हमने भी कहा, हमने वैसे सब जगह एब्सटेन किया है। एब्सटेन का एक मतलब थोड़ा सा न्यूट्रलिटी भी होता है, और इसीलिए हमने बताया, इसीलिए वो बैलेंस की बात मैंने करी, क्योंकि हमने एक न्यूट्रल सा पोजीशन लिया है और उसकी वजह मैंने आपको बताया है। तो दुनिया अब हमें देख रही है। अब दुनिया का अगर आप समझें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ यूरोप और USA, तो वो तो चाहते हैं इंडिया हमारे साथ हो, क्योंकि इंडिया का एक वजन है, एक ग्लोबल स्टेज पे एक वजन है, सबसे बड़ा हम डेमोक्रेसी हैं, तो वो चाहते हैं इंडिया हमारे साथ आ जाए। पर रशिया भी चाहता है कि इंडिया हमारे साथ आ जाए, इसलिए हमने एक संतुलन रखा है, न्यूट्रल पोजीशन रखा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं यूक्रेन में,
क्योंकि ये एक सॉवरेन नेशन है यूक्रेन, जिसके ऊपर हमला हुआ है, और इसीलिए हमने जो वोट ऑफ एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया है यूनाइटेड नेशंस में, उसमें हमने बड़ा साफ तरीके से कह दिया है कि हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं और हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। ये बातचीत की बातचीत से ही सॉल्व हो सकता है, ये बात हमने बार बार कही है। तो वर्ल्ड की जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं सर यूक्रेन क्राइसिस को लेकर ख़ास तौर पे, और जनरली भी इंडिया अब एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रही है, तो क्या दुनिया की एक्सपेक्टेशंस हैं इस वक्त इंडिया से? दुनिया की एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रहेगी। हम एक बहुत बड़ा देश है, 1.3 बिलियन पीपल, तो देश तो, और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो रही है। कोविड के बाद भी हम लोग 8% ग्रोथ पे पहुंच गए हैं। तो ये सब दुनिया देख रही है, जिस तरह से हमने कोविड को संभाला है, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो बनी है इस दौरान, तो ये सब दुनिया देख रही है कि हमने कैसे मैनेज किया। तो उससे तो नेचुरली वो भी देख रहे हैं। हमने वैक्सीन्स बनाए, सबको वैक्सीनेट किया, दुनिया भर को वैक्सीन भेजे हैं। तो नेचुरली एक जो दुनिया भारत के ऊपर जो एक जो क्या कहते हैं जो एक माने आस्था है, वो बढ़ गया है, और वो समझ रहे हैं, दुनिया के सारे लोग समझ रहे हैं कि इसीलिए वो भारत को अपनी तरफ लेना चाहते हैं। वो इसकी वजह यही है, क्योंकि भारत जिसकी तरफ झुकेगा उनका पल्ला भारी हो जाएगा। और आपकी बात से लेते हुए कई सारे स्टेट हेड्स जो हैं, ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में 8 साल होने वाले हैं मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन उसके अलावा भी रिसेंटली बहुत से स्टेट हेड्स जो हैं उन्होंने इंडिया को विज़िट किया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि दुनिया की नज़र में है, इज़न्ट इट? बिल्कुल है। दुनिया देख रही है कि कितने लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए। इसका वही मतलब है कि वो भारत के साथ एंगेज होना चाहते हैं, भारत को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आर्थिक वजह से ही हो या जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की संदर्भ में ही हो, ये तो दुनिया देख रही है। और हम भी जा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर बहुत जगह जा चुके हैं बातचीत करने के लिए, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से जो आदान प्रदान होता है, वार्तालाप होते हैं, उससे अच्छा है, क्योंकि एक वो समझ जाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, और हम भी समझेंगे कि वो कहाँ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखिए जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो हमारा एक बहुत बड़ा मतलब निशान है, जो दुनिया में सब पहचानते हैं, मानते हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, हम तो उभर के आएंगे, हम दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बनेंगे। तो ये सब देखते हुए दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है, और हमको ये संभालना पड़ेगा विदेश नीति को एक बैलेंस और संतुलन के माध्यम से। तो आप सर ये मतलब आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, आप डिप्लोमेट रहे हैं, कई कंट्रीज़ से आपने लगातार आप खुद भी एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं देश की। ये क्या मतलब रखता है, इतने स्टेट हेड्स जो आप बता रहे हैं, इतने पिछले दिनों में हर कोई आया, हर इम्पॉर्टेंट कंट्री भारत से जुड़ी है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, लेकिन उनका यहाँ आना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कितना आपको इम्पॉर्टेंट लगता है? इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि वो भी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के नज़रिए से इंडिया को देख रहे हैं। अगर वो समझ रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा लेन देन जो है वो चलना चाहिए, और उसको सुदृढ़ बनाना चाहिए। और जो वजह मैंने आपको बताया कि आर्थिक जो म्यूचुअल इंटरेस्ट जो होते हैं, उनको भी फ़ायदा है, हमको भी फ़ायदा है, आर्थिक ट्रेड में या इकोनॉमिक एंगेजमेंट में। और जियोपॉलिटिकल जिस तरह से अभी डिवाइड हो रहा है, जो लगता है कि कभी हम दोबारा दो गुट में न बंट जाए, तो इंडिया तो खैर वो नहीं चाहता, क्योंकि हम सबके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि जब यूरोप में ये हो रहा है, तो वो हमारी लड़ाई नहीं है, ये उनकी लड़ाई है। पर वो समझते हैं, क्योंकि वो प्रभावशाली देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो समझते हैं कि हमारे यहाँ लड़ाई हो तो सब हमारी तरफ झुक जाए। तो ये ज़माना ख़त्म हो गया है, तो यही हमारे
डॉक्टर जयशंकर साहब समझा रहे थे उनको अभी रायसीना डायलॉग में, मैं वहाँ था, मैं उनको सुना था। तो ये अभी जो जियोपॉलिटिकल जो चल रहा है, चर्न जिसे हम कहते हैं, और जो चेंजेस हो रही हैं, तो उसमें लगता है कि ये फिर वो गुट बनाने के जो इस्तेमाल जो वो कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम लोग तो मल्टीपोलैरिटी पे हमने बोल दिया है कि हम मल्टीपोलैरिटी में विश्वास करते हैं और हम सबके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, रायसीना डायलॉग और मल्टीपोलैरिटी पे भी हम बात करेंगे, पर ये सवाल मैं श्री एस.डी. मुनी से भी ले लेती हूँ। सर, यूक्रेन क्राइसिस को लेकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पे टिकी हुई हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस वक्त इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, जेनेरिक सेंस में भी, यूक्रेन के सेंस में भी, और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उस के मद्देनज़र भी? नहीं, बात विदेश नीति भारत की ठीक है, संतुलन रखना चाहिए और वो संतुलन हम रख रहे हैं और उसके बिना कोई दूसरा चारा भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए, यूरोप और अमेरिका परेशान है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एशिया पैसिफिक में उनको समर्थन नहीं मिल रहा है, 2-4 कंट्रीज़ को छोड़ने के अलावा जो उनके अपने एलाइज़ हैं, और वो ये समझते हैं कि भारत के समर्थन के बिना एशिया पैसिफिक की स्थिति को वो सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि चीन का सबसे बड़ी चुनौती भी उनके सामने है जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए आप देखते हैं इतना सारा, मैं समझता हूँ, दबाव डाला जा रहा है। जो जयशंकर का स्टेटमेंट आया है उस दबाव को जवाब है एक तरह से, कि आप इस तरह से हमारी विदेश नीति को मोड़ नहीं सकते हैं, उसको टाल नहीं सकते हैं। जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल उभर कर सामने आया है और जयशंकर ने उन शब्दों का इस्तेमाल किए बिना ये साफ किया है कि हम संतुलन बना के रखेंगे और हम किसी भी दबाव के आगे झुककर अपनी विदेश नीति को नहीं बदलने वाले हैं। ये बात साफ है। उसके जो यूक्रेन वॉर है उसके आर्थिक दबाव भी है हमारे ऊपर, उसका भी हम सामना कर रहे हैं और हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम अपने संबंधों को रूस के साथ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि आप उससे परेशान हैं, वो आपकी परेशानी है। और ये अच्छा कहा जयशंकर ने कि जब एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते थे तब आपकी सारी परेशानियां कहाँ चली गई थी। उस वक़्त कोई भी ध्यान इस क्षेत्र की तरफ नहीं था। तो कुल मिलाकर मैं हमारी नीति का पुरजोर समर्थन करता हूँ और ये देखता हूँ कि रेटोरिक्स के अलावा छोड़कर जो भारत में एक निरंतरता है, एक स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी है विदेश नीति में, वो चलाई जा रही है। मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है इंडिया की, और जैसे आप कह रहे हैं कि भारत में स्टेबिलिटी है, लेकिन वर्ल्ड स्केल पे स्पेशली यूक्रेन क्राइसिस के बाद काफ़ी इंस्टेबिलिटी, और आपने जैसे भी बोला कि हमने कोई एक साइड नहीं चुना है, हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है। कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है दुनिया की नज़र में इस वक्त जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, ये बैलेंस क्रिएट करने की वो है, हम इमर्ज कर रहे हैं एज अ पावर अपनी इस फॉरेन पॉलिसी की वजह से? देखिए, पावर के दूसरे और बहुत सारे मापदंड हैं, अभी उसमें ना जाइए, लेकिन जो संतुलन की नीति है और वो नीति हमें हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे हित है, स्वार्थ नहीं कहना चाहिए उनको, हमारे जो हित हैं उनके ऊपर आधारित है। कोई भी देश अपने हितों से आगे अपनी विदेश नीति नहीं चलाता। विदेश नीति जो होती है वो किसी देश के हितों का विश्व पटल पर एक तरह से अभिव्यक्ति होती है और वही हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे हित हैं, जो राष्ट्रीय हित में हमें जो भी अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। अब उसको कुछ लोग उसकी तारीफ करें, कुछ लोग उससे परेशान हो जाएं, ये उनकी परेशानी है, हमारी परेशानी नहीं है। हमने अपनी तरफ से जो हमें काम करना है। और सही बात यह है कि आज के वक्त में, इस समय में, यूक्रेन और रूस से, दोनों से एक तरह से समान स्तर पर बात करने वाले बहुत कम मुल्क हैं और उनमें भारत सबसे आगे है। और यही वजह है, और यही आपको मैं याद दिलाता हूं कि कोरिया के ज़माने में, और वियतनाम तो बाद में बढ़ गया, इंडो चाइना की जो समस्या थी उस वक़्त, स्वेज कैनाल की जो समस्या थी उस वक़्त, उन सब में अमेरिका को, वेस्ट को भारत की ज़रूरत पड़ी। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि भारत ही एक ऐसा मुल्क था जो सबसे बातचीत कर सकता था, सबके साथ एक तालमेल बिठाकर ये समझाने की कोशिश कर सकता था
कि युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है। वो बात हम अभी भी कह रहे हैं और सभी लोग अब मानने लगे हैं कि युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो यूरोप का झगड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का और कोल्ड वॉर का, वो अभी तक चला आ रहा है एक तरह से, और हम नहीं समझते हैं कि इससे दुनिया का कोई फ़ायदा होने वाला है। तो आप कहेंगे कि हमारी जो ये मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, जिस तरह से रिसेंटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इमर्ज कर रही है, तो आप कहेंगे कि ये एक दुनिया की नज़रें टिकी हैं, हम बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहे हैं और हम इस तरह से आगे जाएंगे? हमसे क्या उम्मीदें रहेंगी अब दुनिया आप की? मल्टी अलायंस की बात कर रही हैं, मैं इसको दूसरा लफ्ज़ कहूँगा इशू बेस्ड अलायंसेस, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पे हमारी राय और आपकी राय एक जैसी है, वहाँ हम साथ देने को तैयार हैं। वो चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वहाँ इतने विरोध है, लेकिन जहाँ हमारा विरोध है, जहाँ हमारे हितों का विरोध है, जहाँ वहाँ हमारी समझ का विरोध है कि ये तरीका ठीक नहीं है। हमने रूस से कहा, पुतिन से मोदी जी ने साफ कहा कि लड़ाई रास्ता नहीं है, इससे कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। तो यही बात मल्टी अलायंस कहिए, उसको इशू बेस्ड अलायंसेस कह दीजिए, उसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह दीजिए, उसको बड़ा गंदा वर्ड माना जाता है आजकल, नॉन अलाइनमेंट कह दीजिए, सब बातें इसी पर आधारित रखती हैं कि भारत अपने हितों से काम करेगा। भारत चाहे विश्व की बहुत बड़ी शक्ति उभर कर नहीं हो, लेकिन इतना मजबूत है कि हम दूसरों के दबाव में आके कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। बिल्कुल, आपने सम अप कर दिया। करंट सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं फिर आप? नहीं, करंट सिनेरियो विश्व के स्तर पर ठीक है। मेरी जो परेशानियां हैं, वो मुद्दा हो सकता है आपने डिस्कस किया हो पहले, वो है नेबर्स और एशिया को लेकर। और इन दोनों में हमने नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए। नेबरहुड फर्स्ट का मामला शुरू किया। पहले फेज़ में फर्स्ट का मामला अच्छी तरह से नहीं चला, उसमें हम कुछ न कुछ सुधार कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसी तरह से लुक ईस्ट को हमने एक्ट ईस्ट बनाया, उसमें भी काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं, उसके भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमें विश्व के समस्याओं के साथ साथ हमारा पड़ोस कैसा है, उसके साथ क्या निभाना है हमको, क्या किस तरह से उनको साथ लेके चलना है, ये बड़े प्रश्न हैं। और उन पड़ोस में कहें आगे चाहे नहीं माने, पाकिस्तान और चीन भी बहुत बड़ा सरदर्द है नीति का, जिसका हम अभी कोई ठोस विकल्प बिल्कुल नहीं निकाल पाए। आपकी बात से लेते हुए चक्रवर्ती सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है, ये इस पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं? हाउ इफेक्टिव, कितनी ज़्यादा कामयाब, कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल ये पॉलिसी आपको लगती है हमारी? देखिए, कोई भी विदेश नीति होती है उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगते हैं। हम डेमोक्रेसी हैं और जितने भी डिसीशंस हैं वो सब चैलेंज हो सकते हैं कि ये आपने ठीक नहीं किया, वो आपने ठीक नहीं किया। पर एक मैक्रो सेंस में अगर देखा जाए, नेबरहुड एक फर्स्ट कंसेंट्रिक सर्कल है जहां हमको हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि हम इसको पीसफुल रखें, क्योंकि उसी से हमारी आगे की जो प्रॉस्पेरिटी है वो डिपेंड भी करता है काफ़ी हद तक। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो बेसिकली उसी आधार पे बना हुआ है कि नेबर्स के साथ हम किसी तरह से स्टेबिलिटी, अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस रखा जाए। अब प्रोफेसर मुनी ने तो कह ही दिया है कि पाकिस्तान चाइना के साथ नेचुरली वो हम नहीं कर पाए हैं एक टोटल पीसफुल एटमॉस्फेयर। पर ये मत भूलिए कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड बढ़ाता चला जा रहा है। सो ट्रेड फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसमें हम नेबरहुड में भी जो हम ट्रेड, अब देखिए श्रीलंका को देख लें, वहाँ पे हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह गए हैं उनके हेल्प करने के लिए। मालदीव्स में किया है, बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारी ट्रेड बढ़ रही है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ रहा है। म्यांमार के साथ दिक्कतें हैं ज़रूर, क्योंकि वहाँ एक मिलिट्री गवर्नमेंट फिर कूप करके आ गई है, तो उनके साथ डील करना, हमारी इंसर्जेंसीज वगैरह जो हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको करना पड़ता है। पाकिस्तान के साथ भी जो अब पाकिस्तान ने जिस तरह के कदम उठाए, जो कि भाई हाई कमिश्नर को निकाल दो, सारा ट्रेड बंद कर दो, खैर वो उनकी मजबूरियां होंगी जो भी किया है, पर उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ? मुझे तो नहीं लगता कोई फ़ायदा हुआ है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन करना है तो इस तरह के नॉर्मलाइजेशन से ही शुरू हो सकता है। तो देखा जाए कि अब नया गवर्नमेंट है वो कुछ करेगी या नहीं करेगी। चाइना के साथ तो एक फ्रोजन सा रिलेशनशिप हो गया है, इन द सेंस दैट कि ट्रेड वगैरह चल रहा है, बट
हाई लेवल इंटरेक्शन भी हो रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, पर वो उनका मकसद कुछ और था और हमारा मकसद कुछ और था कि हम किस तरह से वो LAC को मैनेज करें। और वो चाहते थे कि हम रशिया की तरफ झुकें या उनकी तरफ आ जाएं। तो वही संतुलन की बात हो गई वहाँ भी कि हमने संतुलन मेंटेन किया है और हमने भी चाइना को बताया है। तो आपका प्रश्न जो है कि इज इट सक्सेसफुल, इसमें देखिए एक ब्लैक एंड वाइट जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक जो रिलेशनशिप है उसके कई मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो भूटान है, बड़े अच्छे रिश्ते हैं हमारे साथ उनके। बांग्लादेश भी ठीक है। श्रीलंका में भी हमारा थोड़ा हेल्पफुल एटीट्यूड जो वो दिखा रहे हैं हम उनको शायद उसका असर भी पड़ेगा। मालदीव के साथ अच्छे रिश्ते हैं और पाकिस्तान चाइना की बात तो हम कर चुके हैं। तो अगर आप मेरे से पूछें कि इसमें एक 100 के ऊपर आप कितना देंगे, तो इस तरह की बात अगर हो जाए तो मैं कहूँगा अबाउट 70 आउट ऑफ 100, दैट काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारे चेंजेस आए हैं प्रोफेसर मुनीब पिछले कुछ सालों में, और 8 साल मोदी गवर्नमेंट भी अब पूरे करने जा रही है। काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हैं अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें पिछले हिस्ट्री के कंपैरिजन में। आप उसको किस तरह से देखते हैं? काफ़ी सारे मिसेस एंड हिट्स हैं, लेकिन आप किस तरह से इसको आंकेंगे? मैंने कहा ना आपसे कि बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे नेबरहुड फर्स्ट की बात की, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की। अगर आप और बारीकी से देखें तो जो विदेश मंत्रालय का ढांचा है उसमें खासतौर से जयशंकर ने और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें ज़्यादा एम्फेसिस जयशंकर को ये विदेश मंत्री बनाना ही अपने आप में इस बात का रिकग्निशन था कि हमें प्रोफेशनलिज्म चाहिए फॉरेन पॉलिसी में। और अभी जैसे नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, उसमें मैं समझता हूँ सभी मंत्रालय को और सभी प्रदेशों को ये संदेश भेजा गया है कि इस तरफ से हमको संवेदनशील होना पड़ेगा। जो नेबरहुड पॉलिसी है, पहले वो समझते थे फॉरेन पॉलिसी हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरह से जो हमारी विदेश नीति को चलाने का मैकेनिज्म है, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन ऐसे आए हैं जो अच्छे हैं, विदेश नीति को सक्षम बनाते हैं। ऐसे मैकेनिज्म्स पैदा किए गए हैं जिसमें दोनों राष्ट्रों के साथ, जैसे पिनाक बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ में एक ग्रुप बनाया गया जो मॉनिटर करेगा कि कहाँ कहाँ रिलेशंस जाके रुक जाते। वैसा ही वैसा ग्रुप नेपाल के साथ में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नेपाल श्रीलंका के साथ भी बनाने की कोशिश होगी। तो ये पॉलिसी का जो थ्रस्ट है वो मैं मानता हूँ कि एक सततता है, हमारी लगातार कंसिस्टेंसी है, लेकिन उसका जो प्रारूप है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, वो नेताओं के साथ, वो रिजीम के साथ बदलती रहती है। और वो बदलने के बाद भी जो हमारे इंटरेस्ट का मामला है, जो हमारे हितों का मामला है, उसकी अनदेखी नहीं की जा रही और न की जा सकती है। बिल्कुल। और अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे प्रोफेसर चक्रवर्ती, वैजर चक्रवर्ती, कि बहुत सारे स्टेट हेड्स आए पिछले दिनों में, बहुत सारे चेंजेस आए। मुनी साहब भी बता रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी विद चेंज ऑफ गवर्नमेंट बहुत होता रहता है, लेकिन पिछले 8 साल में जो हमने देखा है वो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है। पिछले 2 या 3 दिनों में रायसीना डायलॉग में भी, टेकिंग फ्रॉम व्हाट ही सेड, एस जयशंकर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट मसलों पर भी बात की, और फॉरेन पॉलिसी हैज़ बिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात। तो उनकी बातों जो पिछले दिनों हुई हैं, उस पर आप किस तरह से उसको एनालाइज करेंगे आने वाले समय के लिए? देखिए, हम ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं कि जो फाउंडेशंस हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं फॉरेन पॉलिसी में, वो खास बदलती नहीं है, क्योंकि वो आपके नेशनल इंटरेस्ट जो है, उसकी जो रूट्स हैं, वो आपका डोमेस्टिक रूट्स में है। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके क्या इंटरेस्ट हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं जो ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो बुनियादी चीज़ें गवर्नमेंट ज़रूर बदलती हैं, पर बुनियादी चीज़ें नहीं बदलती हैं। ये एक बहुत बड़ी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। और जो गवर्नमेंट आती है, जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बड़े सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी कहा। तो उस इनिशिएटिव से हमको पता चलता है कि थोड़ा नुआंसिंग जिसे हम कहते हैं वो होता रहता है।
फॉरेन पॉलिसी में। नेबरहुड फर्स्ट है, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट। बिल्कुल। उसका क्या मतलब हुआ? एक्ट ईस्ट से मतलब हुआ कि लुक ईस्ट तो हम कर रहे हैं, क्या सिर्फ हम देख ही रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? तो एक्ट से वो उसका संदेश आता है कि आप करिए कुछ उसमें, ज़्यादातर गिव मोर अटेंशन। और मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ और मैंने इस पे कुछ लिखा भी है कई बार कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे बांग्लादेश के नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनको हमको साथ में लेके चलना है। फॉरेन पॉलिसी दिल्ली में बैठकर और हमने बोला कि ये होगा, उनके कंसल्टेशन पे हमको करना चाहिए और वो होता है ज़रूर। हमने जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो ढांचा है विदेश मंत्रालय का वो काफ़ी बदला है। अब कई जैसे जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट्स बने हैं, उनका काम ही है इन लोगों के साथ लियाज़ों करना, उनसे बातचीत करना कि भाई क्या आपको क्या प्रॉब्लम है। भाई बॉर्डर तो वेस्ट बंगाल या हो आसाम हो तो वो तो बांग्लादेश के साथ ही है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो जितने भी लोकल मसले हैं तो वो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशंस है, क्योंकि विदेश मंत्रालय तो वहाँ बॉर्डर पे बैठा नहीं है, तो वो उन्हीं को पता होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ज़रूरी है, चाहे ईस्ट में हो वेस्ट में हो। अब जैसे श्रीलंका के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, चेन्नई के साथ या केरला और मालदीव्स के जो रिश्ते हैं वहीं से सब लोग आना जाना करते हैं, तो उसको भी आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं जो हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तो ये अभी बेहतर हो रहा है। और हर एक देश के साथ जो मे बी टास्क फोर्स बनेगा या कुछ बनेगा कि भाई उसको मॉनिटर करिए इस मुद्दे पर। कनेक्टिविटी का मुद्दा है, रेलवे लाइन हम जोड़ रहे हैं, क्या वो ठीक तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बांग्लादेश में ऐसा खुद किया था तो मुझे मालूम है कैसे होता है वो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा माइक्रो लेवल पे आके कि वो ठीक तरह से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रास्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आईसीपी ठीक तरह से बना, क्यों डिले क्यों हो रहा है, ऑल दिस माइक्रो डिटेल्स अभी हमको फोकस करना है। और उसी से एक्ट ईस्ट का और एक्ट और नेबरहुड फर्स्ट का जो है वो मतलब उसको गति मिले। इसी के साथ मैं आपका प्रोफेसर मोनी एंड एम्बेसडर चक्रवर्ती, आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बात आगे रखने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।